हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अभी हम लोग भारत की न्यायपालिका के बारे में देख चुके हैं। अन्य उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित एवं उसके कार्यों से संबंधित बहुत सारी बातों को देख चुके हैं। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब आएगा तो प्लीज बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें, लिंक करें और शेयर करें, सभी जगह फैलाएं ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां पर इसके बारे में पता चलेगा। एक कमेंट्स भी आया था न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं? 5 तरह का क्षेत्राधिकार होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनराविलोकन क्षेत्राधिकार और अंतरण का क्षेत्राधिकार। ये 5 तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं। ये पांचों का डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे आज। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जैसा कि शब्द से क्लियर है कि वैसे मामले जिस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, मतलब प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे मामले हो सकते हैं जिसकी सुनवाई बिना अधीनस्थ न्यायालय और बिना हाई कोर्ट के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो? इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पहला आता है 2 या अधिक संघ अथवा राज्य के मामले। जैसा कि आपको पता है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो राज्य तक सीमित होता है, या दूसरा राज्य है तो राज्य या संघ शासित क्षेत्र अगर अटैच है तो जहां तक उसका क्षेत्राधिकार है राज्य के अंतर्गत होता है, या 2 राज्य का हो सकता है या 2 संघ शासित क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों के पर उसका अधिकार नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पूरे भारत पर होता है। तो वैसे मामले जिसमें 2 संघ, 2 या 2 से अधिक संघ या राज्य वगैरह के मामले निहित हों तो हाईकोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकती। उसके लिए सीधा डायरेक्ट अपील होती है, डायरेक्ट वहां पर जाता है, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। किसी तथ्य या विधि का प्रश्न निहित हो, जब किसी विधि का प्रश्न निहित होता है जहां पर विधि की व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे मामले जब आते हैं तो वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। मूलाधिकार का परिवर्तित करने की जब मामले होते हैं, मूलाधिकार का जब हनन होता है, उसके लिए जब रीट जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे अगर मामले होते हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कुछ मामले जो 2 या 2 से अधिक राज्य या मूलाधिकार से जुड़ा हुआ या विधि का प्रश्न हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है बगैर उच्चतम न्यायालय के सुनवाई की हुई। चलिए, ये तो पहला हुआ। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, यानी उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा इस पर निर्णय दिए जा चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। तो कौन कौन से ऐसे मामले हो सकते हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है? तो इसमें पहला आता है संवैधानिक मामले। यानी जब कोई संविधान का प्रश्न उठता है, संविधान की व्याख्या करने की जरूरत होती है और उसमें उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग व्याख्या अगर कर दी गई हो तो फाइनल व्याख्या करने के लिए वो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा आता है दीवानी मामले। वैसे दीवानी मामले जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि इसमें सार्वजनिक हित का सारभूत प्रश्न निहित है, यानी सार्वजनिक हित का अगर कोई सवाल पैदा होता है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, वैसे अगर कोई दीवानी मामले हैं तो उसके लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तीसरा आता है आपराधिक मामले। कौन कौन से आपराधिक मामले हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है? उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के आदेश को मृत्युदंड में परिवर्तित कर दिया हो, यानी दोष मुक्ति मिली लेकिन
हाई कोर्ट द्वारा उसे मृत्यु दंड में परिवर्तित किया गया हो तो उसकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उच्च न्यायालय अगर प्रमाणित कर दे कि यह बात जो है यानी यह केस जो है वो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई योग्य है, अगर वो दे देता है, सर्टिफिकेट साथ में देता है, अपने निर्णय के साथ में निर्णय भी देता है और निर्णय के साथ में दे देता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा सकती है, तो वैसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित कर मृत्यु दंड सुनाया हो। अंतरित कर यानी अधीनस्थ न्यायालय से हाईकोर्ट ने केस अपने अंदर में अंतरित कर लिया हो, यानी वहां से मंगवा लिया हो और मंगवाने के बाद उस पर मृत्यु दंड सुना दिया हो, तो ऐसे मामले का वेरिफिकेशन होना जरूरी है और वैसे वेरिफिकेशन बगैर सुप्रीम कोर्ट के मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर अंतरित कर सुनाया गया है तो ये अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में। विशेष इजाजत से अपील, उच्चतम न्यायालय में अगर कोई केस जाता है और उच्चतम न्यायालय ने अपील की विशेष इजाजत दे दी हो, जैसे सुनवाई के लिए गया और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं ये सुनवाई योग्य है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी सुनवाई की जा सकती है, तो वैसे भी अपील हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये 4 कंडीशन बताते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में कि किस तरह से अपीलीय क्षेत्राधिकार से हमारा उच्चतम न्यायालय प्रभावित होता है। इसके बाद देखते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार है राष्ट्रपति को जब किसी विधि का प्रश्न जब उठता है और वो चाहती है कि उच्चतम न्यायालय इस पर अपना परामर्श दे, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगे और वैसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का ये फर्ज बनता है कि वो राष्ट्रपति को अपना सलाह दे, अपना परामर्श दे, सलाह दे कि इसमें क्या किया जा सकता है। यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का। चौथा है पुनराविलोकन का अधिकार। दरअसल ये न्यायिक पुनराविलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनराविलोकन का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा अधिकार समझिए। ये ऐसा अधिकार है जो विधायिका और कार्यपालिका से ऊपर स्थापित करता है हमारे न्यायपालिका को, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को ये पुनर्स्थापित करता है। कैसे, ये देखिए, विधायिका द्वारा निर्मित कोई भी कानून यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद पूरे कानून या कानून के किसी पार्ट को अगर वो अमान्य घोषित करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो चीजें लागू नहीं होंगी। ये सुपरमेसी है सुप्रीम कोर्ट का, ये सबसे बड़ी ताकत है ये कि अगर चाहे तो अगर संविधान के विपरीत कोई अगर तानाशाह बन करके संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट विधि के अगेंस्ट मानते हुए उसे अमान्य कर सकती है और वो चीजें लागू नहीं होगी। कई बार ऐसा हुआ भी है, इमरजेंसी के टाइम में भी हुआ था कि जब इस तरह के कानून बने और बाद में न्यायिक पुनराविलोकन के लिए जब चुनौती दी गई तो वहां पर इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं, ये हमारा होता है न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती कोई भी दे सकता है। एक खास बातें और, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वह स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि अगर कोई वैसे मामले जो सार्वजनिक हित के हों या काफी चर्चित हों या कोई वैसे विधि के मामले आते हैं कि जिस पर कि सुनवाई योग्य अगर समझता है तो वह स्वतः भी संज्ञान ले सकता है और ले करके उसके बारे में सुनवाई कर सकता है। चलिए, ये हुआ न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। और 5वां है अंतरण का सिद्धांत। अंतरण का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी मामले को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है, यानी उसे अपने यहाँ मंगा सकता है कि इसकी सुनवाई आप रोक दीजिए,
इसकी सुनवाई हम करेंगे। अगर ऐसा उच्चतम न्यायालय करती है तो वो किसी भी केस को अपने यहाँ हस्तांतरित कर सकती है। या दूसरा, इसका ये भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, अगर कोई ऐसा केस जाता है कि नहीं इस हाई कोर्ट में नहीं बल्कि इस हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो वैसी स्थिति में स्थानांतरित करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी केस को स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है उसका एक आधार स्तंभ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सर्वोपरि है और सर्वोच्च न्यायालय है। इसके आगे कोई न्यायालय नहीं है। ये हमारा सबसे ऊपर का न्यायालय है जिसका फैसला सारे देश में सर्वमान्य है। ये हमारा था क्षेत्राधिकार के बारे में, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लिंक से खोलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सभी जगह भेजें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।